वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जी, वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी, उनकी करेक्टरिस्टिक्स और जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो डिस्कस की। मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, इस हवाले से पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं जी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो क्या हो सकती हैं, आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। अच्छा, ये देखें कि इसमें एक्सपेरिमेंट किसने किया था। तो ये 1932 में जेम्स चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। न्यूक्लियर रिएक्शन करवाए थे उसने, और यहाँ से इसने डिस्कवर किया कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रल का मतलब ये है कि उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं था। उसने कहते ये साबित किया कि दीज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। चूंकि ये न्यूक्लियस में है और न्यूट्रल है, इसको नाम दिया गया किसका? न्यूट्रॉन का। और इस बात पे जेम्स चैडविक को क्या भी मिला है? नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ठीक है, ये इसका पूरा सेटअप है जी एक्सपेरिमेंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। तो कहता है कि ही बम्बार्डेड द न्यूक्लियस ऑफ लाइटर एटम्स। एक लाइटर एटम लिया, बेरिलियम फॉर एग्जांपल, और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की क्या की? बम्बारमेंट की। अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से आ रहे थे जी? अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे थे पोलोनियम सोर्स से। किससे? पोलोनियम से। क्योंकि पोलोनियम क्या है? वो रेडियो एक्टिव है। वो रेडिएशन क्या करता है जी? एमिट करता है। और कौन सी रेडिएशन? अल्फ़ा रेडिएशन यहाँ पे यूज़ की गई। कहता है कि उसने ऑब्ज़र्व किया कि हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस क्या हो रही हैं? प्रोड्यूस हो रही हैं जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को उसने गिराया किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। दीज रेडिएशंस वर न्यूट्रल टू द चार्ज डिटेक्टर। और जब चार्ज डिटेक्टर से इसको गुजारा गया तो ये बात सामने आई कि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। ये क्या हैं? न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर इसको गुजारा जाए तो ये किसी भी प्लेट पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ क्या नहीं होता? अट्रैक्ट नहीं होता, या सीधा सीधा गुजर जाता है। ठीक है, अब असल में हुआ क्या? रिएक्शन यहाँ पे हुआ था। वो रिएक्शन ऐसे हुआ कि चूंकि आपने जो सोर्स लिया है वो आपने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिया। यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स, यहाँ पे आपने बम्बारमेंट इसकी की किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। तो बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और एटॉमिक मास क्या है? 9। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट के नीचे ये जो लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर एटॉमिक मास होता है। और अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है, ये याद रखें, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम का क्या होता है? न्यूक्लियस। तो हीलियम के न्यूक्लियस को अगर आप देखें तो उसके अंदर क्या होते हैं जी? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो उस हिसाब से उसका एटॉमिक नंबर 2 बनता है और एटॉमिक मास क्या बनता है? 4 बनता है। तो यही अल्फ़ा पार्टिकल होता है। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल जब बेरिलियम पे गिराया गया तो यहाँ पे एक चीज़ बनी, कार्बन 12, 6 कार्बन 12। कार्बन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास क्या है? 12। और यहाँ से एक पार्टिकल्स क्या हो रहे थे? एमिट हो रहे थे। और इनकी नेचर देखी गई कि इनकी नेचर क्या थी? न्यूट्रल थी। तो यहाँ पे असल में क्या हुआ है देखें, 4 एटॉमिक नंबर से ये इसके साथ ऐड कर लें, 2 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? देखें यहाँ से अगर आप इस 4 के साथ ये 2 क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास क्या बनेगा? 6 बनेगा। और 9 और 4 को जब आप ऐड करेंगे तो 13 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है? 12। तो वो एक जो पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन की शक्ल में ये निकल गया है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप अल्मोनियम ले लें, अल्मोनियम मेटल, और इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करें तो फॉस्फोरस बनेगा। एक न्यूट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें ये 13 प्लस यहाँ से 2, तो ये टोटल क्या बन रहा है? 15 बन रहा है। क्या बन रहा है? 15। और 27 और 4 जो है वो 31 बनना चाहिए, 30 बन रहा है। उसकी वजह ये कि यहाँ से एक न्यूट्रॉन क्या हो जाता है? निकल जाता है। अच्छा, इसकी करेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं आपसे कि इसकी जी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या नहीं होते? डिफ्लेक्ट नहीं होते। ये नॉक आउट कर सकते हैं हाई स्पीड प्रोटॉन्स को फ्रॉम दी सब्सटेंसेज लाइक पैराफिन, वाटर एंड सेलुलोज। अगर आप पैराफिन, वाटर या सेलुलोज के ऊपर न्यूट्रॉनों को क्या कर दें? गिरा दें, तो यहाँ से वहाँ से क्या कर सकते हैं जी? प्रोटॉन्स को निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रोटॉन्स को निकाल सकते हैं।
न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है वो तकरीबन प्रोटॉन के करीब करीब होता है, और ये न्यूट्रॉन जो है ये प्रोटॉन से ज़्यादा हैवी होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होता है। और ये इलेक्ट्रॉन से तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी, 1842 टाइम्स। इसी तरह प्रोटॉन का आपने पढ़ा था कि प्रोटॉन भी 840 टाइम्स, इस तरह 1840 टाइम्स, इस तरह आपने पढ़ा था। वो क्या होता है जी, हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये आपको ये चीज़ें छोटी छोटी ये बातें याद होनी चाहिए। और मैंने आपसे देखें कहा था कि आप पार्टिकल्स तमाम इसने एक चार्ट में लिखे हुए देखें, तो ये आपको याद होनी चाहिए जी। इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है केजी में, केजी में आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ जी 10 रेज़ पावर 3 के साथ, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। चार्ज याद रखें, ठीक है, इसके दोनों का चार्ज सेम है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, प्रोटॉन का पॉजिटिव है, फ़र्क सिर्फ ये, न्यूट्रॉन का ज़ीरो है, क्यों, कोई चार्ज नहीं है। यूनिट चार्ज अगर आप देखें तो लाजमी बात है, अगर आप इसको एक यूनिट मान के चलते हैं तो -1 और +1 चार्ज है। रिलेटिव एटॉमिक मास देखें तो इसका मास इतना निकल के आता है जी। सबसे कम किसका है, इलेक्ट्रॉन का, तो ये वैल्यू आप याद रखें 0.00055, और प्रोटॉन का उससे काफ़ी ज़्यादा है जी 1.0073, और इसका प्रोटॉन से भी ज़्यादा है 1.0087, थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, तो ये इसकी बातें हो गई जी। उसके बाद बात आती है बोहर एटॉमिक मॉडल की। इंतहाई अहम क्वेश्चन है ये, ठीक है, पेपर के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एप्लीकेशंस एट्सेट्रा जो हैं वो हम डिटेल से इसकी डिस्कस करेंगे। जैसे एनर्जी की कैलकुलेशन है, रेडियस की कैलकुलेशन वगैरह है, वो तो हम क्या करेंगे, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे इसकी जो पॉइंट्स थे और बोहर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, तो इसके पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो क्विकली हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। कहता है कि रदरफोर्ड ने सबसे पहला मॉडल पेश किया था जी। उसके बाद उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ख़राबियाँ थीं, ठीक है, वो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, और ये फर्स्ट ईयर के अंदर अभी उस कोर्स को क्या कर दिया गया है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को इससे निकाल दिया गया है। तो कहता है कि 1913 में रदरफोर्ड के इस मॉडल की ख़राबियों को दूर करने के लिए नील बोहर ने क्या किया, अपना एक मॉडल पेश किया जिसको क्या कहा जाता है, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये उसने पेश किसके लिए किया था, याद रखेंगे, हाइड्रोजन एटम के लिए। स्पेसिफिकली उसने बात की थी किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। और इसकी बेस किसके ऊपर है, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, क्वांटम थ्योरी ऑफ एनर्जी के ऊपर। ठीक है, with his model he tried to explain why a revolving electron did not fall down into the nucleus। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव और प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव, न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव, तो ये गिर क्यों नहीं जाता। तो उसके लिए इसने क्या दिए जी, कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। पहली पॉस्टुलेट ये कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस में फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, जिनको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स या शेल। ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं घूम रहे, बल्कि वो फिक्स्ड एक ख़ास डिस्टेंस पे एक ख़ास ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, और हर ऑर्बिट की जो है क्या है, अपनी एनर्जी है, और इस वजह से इन ऑर्बिट्स को क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल्स या शेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्टेंस के साथ रिलेटेड है। किसके साथ रिलेटेड है, डिस्टेंस। क्या मतलब है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है जी, तो पहले शेल की जो एनर्जी है, फॉर एग्जांपल उसको मैं E1 कहता हूँ। इसी तरह सेकंड शेल है, इसी तरह थर्ड शेल है। तो जितना इलेक्ट्रॉन या जितना ऑर्बिट जो है वो ये न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी बात जहन में रख लें, जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है वहाँ एनर्जी कम होती है, जहाँ अट्रैक्शन कम हो रही हो एनर्जी क्या हो रही होती है, ज़्यादा हो रही होती है। तो न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन कहाँ पे ज़्यादा है, पहले शेल में ज़्यादा है, तो यहाँ एनर्जी क्या होगी, लो होगी। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। इस तरह अगर आपके पास 4 शेल्स हैं, E4 अगर एनर्जी है चौथे शेल की, तो E4 इज़ ग्रेटर देन E3, और E3 जो होगी वो एनर्जी E2 से ज़्यादा होगी, और E2 वाली एनर्जी किससे ज़्यादा होगी, E1 से। ठीक है, यही बात इसने लिखी है। अब कहते हैं कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट दे डू नॉट लूज और एब्जॉर्ब एनर्जी। अगर कहता है एक न्यूक्लियस जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द अपने फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, तो न तो ये एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है जी, और न क्या करता है, गेन करता है। ठीक है,
लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है अपने असली शेल से ऊपर वाले शेल में, अपने असली शेल से ऊपर वाले शेल में या ऊपर से निचले वाले शेल में, तो यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी की चेंज आती है। एनर्जी की क्या आती है, चेंज। अब देखिए ये पहला शेल है और ये क्या है जी, दूसरा शेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब अगर बाहर से आपने एनर्जी दी और इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की, तो ये अपने शेल से ऊपर वाले शेल में चला जाएगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि पहले शेल की एनर्जी कम है, बाहर से जब आपने एनर्जी दी और वो एनर्जी इतनी थी, इतनी सफिशेंट थी कि वो दूसरे शेल में इसको ले जाने के लिए क्या थी जी, काफ़ी थी। तो ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर अपने शेल में नहीं रहेगा, जंप कर जाएगा ऊपर वाले शेल में। ठीक है, ऊपर वाले शेल में क्या कर जाएगा, जंप। इसी तरह अगर ऊपर वाले शेल में ये जंप करके गया है, तो जब ये वापस आएगा तो ये उतनी ही एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करता हुआ वापस आएगा। एनर्जी को क्या करता हुआ वापस आएगा, रिलीज करता हुआ। जितनी इसने क्या की थी जी, एब्जॉर्ब की थी, उतनी ही क्या करेगा, रिलीज करेगा और वापस अपने शेल में आ जाएगा। अब दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको लिखा जाता है डेल्टा ई से। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी या डिफरेंस इन एनर्जी। तो डिफरेंस इन एनर्जी किसको कहा जाएगा, E2 माइनस E1, इसको कहा जाएगा E2 माइनस E1। E2 जो है ऊपर वाला शेल है, उसकी एनर्जी है, और माइनस जो है E1 है। फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो 5वें शेल से किस में जा रहा है, छठे शेल में। तो इस वक्त जो एनर्जी होगी फिफ्थ शेल में वो होगी E5, और छठे शेल वाली की एनर्जी क्या होगी, E6। अगर दोनों के दरमियान डिफरेंस इन एनर्जी नापेंगे आप, देखेंगे आप, तो वो क्या होगी जी, E6 माइनस E5, E6 माइनस E5, ये एनर्जी होगी। ये एनर्जी का क्या होगा, डिफरेंस होगा दोनों के दरमियान। और यही डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है, इतनी ही एनर्जी यानी डेल्टा ई के बराबर एनर्जी जो होगी, ये क्या होगी, या तो एब्जॉर्ब होगी जब इलेक्ट्रॉन निचले शेल से ऊपर वाले में जाएगा, या इतनी ही एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से निचले शेल में आएगा। ठीक है, अब ये एनर्जी का डिफरेंस जो है ये यहां से रिलेटेड है किसके साथ भी, एच नीव के साथ भी। अब ये एच नीव क्या है जी, E इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, असल में ये क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है H। और प्लांक्स ने एक रिलेशन दिया था कि एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, कि जो रेडिएशन खारिज हो रही है ना उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी को जाहिर किया न्यू से, न्यू। अब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा क्या होती है, एनर्जी। तो उसको आप लिख सकते हैं E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अगर E इज इक्वल टू करते हैं, इक्वलिटी लाते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के उसकी जगह पे आप क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो प्लांक्स ने जो कांस्टेंट लगाया वो क्या था, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहाँ पे मतलब ये है कि डेल्टा E जो है, जितनी एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसका ताल्लुक किसके साथ होगा, कि जो एनर्जी रेडिएशन क्या हो रही है, एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब यही बात इसने की है कि E1 जो है एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट है, E2 जो है वो ऊपर वाले शेल की एनर्जी है, और डेल्टा E जो है वो क्या है, एनर्जी डिफरेंस है। H जो है प्लांक्स का कांस्टेंट है, और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है उस रेडिएशन की जो एमिट हुई है या क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अहम पॉइंट है, वो ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आप देखते हैं तो उसका एंगुलर मोमेंटम MVR क्या होता है जी, क्वांटाइज्ड होता है। उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि उसकी कुछ खास वैल्यूज़ होती हैं, उसकी कोई ख़ास क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब ख़ास वैल्यूज़ से क्या मुराद है, उससे पहले आप ये समझें एंगुलर मोमेंटम किसको कहते हैं। तो मोमेंटम किसको कहते हैं, सिर्फ मोमेंटम, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी बॉडी के अंदर क्या है जी, उसका मास है और वो एक वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मास, उसके मास को वेलोसिटी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको आप कहते हैं मोमेंटम, P से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ये क्या है जी, MVR। अगर ये इलेक्ट्रॉन आप ले लें और इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहा है जी, एंगुलर मोशन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एंगुलर मोशन कर रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इस वक्त इसका मास भी है, इसकी एक खास वेलोसिटी भी है, और न्यूक्लियस से एक खास डिस्टेंस पे भी है, एक रेडियस भी है उसका, एक खास क्या भी है, डिस्टेंस भी है।
ये सर्कुलर पाथ जो है इसका एक ख़ास रेडियस भी है। तो MVR को कहा जाता है क्या, एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, ये क्या होता है जी, क्वांटाइज्ड। अब एंगुलर मोमेंटम जो है वो बराबर होता है किसके, h डिवाइडेड बाई 2 पाई के। और जब आप इसको बराबर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लगाते हैं NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब इससे मुराद क्या है, क्वांटाइज से मुराद क्या है, देखिए h तो क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 2 ये भी कांस्टेंट है, पाई जो है ये भी क्या क्या है, कांस्टेंट है, 3.14 इसकी वैल्यू है, प्लांक्स कांस्टेंट की एक वैल्यू है फिक्स। तो देखें जब आप प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू को डिवाइड करेंगे 2 इंटू 3.14 के साथ, तो यहाँ से आपके पास एक फिक्स वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि कांस्टेंट ही है सारे। आपके पास क्या आ जाएगी, एक फिक्स वैल्यू। वैसे समझने के लिए आप समझें कि ये फिक्स वैल्यू फॉर एग्जांपल क्या है, 10, क्या है जी, 10 है। अब यहाँ पे n जो आया हुआ है, तो n लिखा हुआ है कि n फॉर एग्जांपल ये से है, ये क्या है जी, होल नंबर है, 1 2 3 4 आप लें। अगर आपके पास h डिवाइडेड बाई 2 पाई जो मैंने कहा उससे एक फिक्स वैल्यू आ रही है, लेट अस से एक सपोज करें वो वैल्यू कितनी है, 10 है। अगर आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे, बताएं n की जगह क्या पुट करेंगे, 1, तो इस पूरे MVR की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, क्योंकि n मल्टीप्लाई बाय h डिवाइडेड बाई 2 पाई जो आपने 10 के बराबर लिया है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, MVR की 10 आ जाएगी। अगर आप n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अगर आप n इज इक्वल टू 3 करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो देखें MVR की एक फिक्स वैल्यू आ रही है, 10 20 30, दरमियान वाली वैल्यूज़ नहीं आ रही, 5 नहीं आ रही, 15 नहीं आ रहा, 16 17 वगैरह, ये कोई वैल्यू नहीं आ रही, ख़ास वैल्यूज़ आ रही हैं 10 20 30। इसको कहा जाता है क्वांटाइज्ड, यानी एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। वो क्या होता है जी, फिक्स होता है। वो क्या होता है, फिक्स होता है। अब यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है जी, h जो प्लांक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी हुई है 6.62 इंटू 10⁻34 -30। तो ये प्लांक्स की कांस्टेंट की जो वैल्यू ये आपको क्या होनी चाहिए जी, याद होनी चाहिए। और ये सारी जो एजम्पशंस थी किसकी थी, बोहर एटॉमिक मॉडल की। कहता है कि इन एजम्पशन की बेस के ऊपर बोहर ने क्या किया, हाइड्रोजन एटम का मॉडल पेश किया, जो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को क्या करता है, बेस्ट तरीके से क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोहर एटॉमिक मॉडल की एजम्पशंस या पॉइंट्स क्या हैं, तो आपको ये याद होनी चाहिए। इसी तरह आपको प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए जी, याद होनी चाहिए। इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशंस को हम डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि कल हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट और लेंथी चैप्टर है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको कल क्या कर लें, हम वाइंड अप कर दें।